कैसे? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रहार, आपके साथ मैं हूं सलोनी श्रीवास्तव अजमेर। और प्रहार में आज बात हर मोर्चे पर पस्त होते पाकिस्तान की करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे है। उसके कबूलनामे से ये साफ हो गया है कि वो पाकिस्तान के इशारों पर काम कर रही थी। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि आईएसआई कैसे प्लानिंग के तहत अलग अलग वर्ग के लोगों को टारगेट करके जानकारी जुटा रही थी। आज आपके सामने 12 गद्दारों से 12 सवालों की वो फहरिस्त भी रखेंगे, जिसे एक एक राज से पर्दा उठेगा। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ पाकिस्तान में आतंकियों के काल का दौर कैसे जारी है ये भी बताने वाले हैं। पहले भारत ने स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोद दी। अब पाकिस्तान में अज्ञात किलर्स आतंकियों के लिए यमदूत बन रहे हैं। पाकिस्तान में 48 घंटे में 2 बड़े और खूंखार आतंकियों पर हमले हुए हैं, जिनमें से एक की सड़क पर तड़प तड़प कर मौत हुई तो एक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। कौन होगा अगला टारगेट ये भी बताएंगे। वहीं पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को भारत के हाथों फील्ड में मिली हार के बाद फील्ड मार्शल बनाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर भारतीय हमलों के दौरान बंकर में छिपे हुए थे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर को हार का इनाम मिला? वही बात पाकिस्तान पर डबल वाटर स्ट्राइक की भी करेंगे, क्योंकि इसी वजह से पाकिस्तान में सरेआम गोलियां चल रही हैं। लेकिन चलिए, सबसे पहले बात गद्दार ज्योति पर हुए नए और सनसनीखेज खुलासे की कर रहे हैं। जब ये भारत लौटी थी पाकिस्तान घूमने के बाद, उसके बावजूद भी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म के जरिए जो आईएसआई एजेंट है या आईएसआई अधिकारी जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनके संपर्क में लगातार बनी हुई थी। भारत ने दानिश को ये बोला कि आप भारत छोड़ के वापस पाकिस्तान लौटो। उसके बावजूद भी दानिश और ज्योति के बीच आपस में कन्वर्सेशन हो रहा, जिसका जो चैट है वो डिलीट किया जा चुका है। दुश्मन देश को हमने सबक सिखाया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, लेकिन ये दुश्मन अपने रंग ढंग, अपने चाल बदलकर, रणनीति बदलकर ये सोच रहा है कि ये भारत को पस्त कर देगा। लेकिन भारत ने तैयारी बड़ी रखी और यही वजह है कि हम उन चेहरों को बेनकाब करने में सफल हुए हैं जो यहाँ पर रहकर भारत का खाते हैं, भारत का पहनते ओढ़ते हैं, भारत में कमाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान की, फायदा उन्हें पहुंचाते हैं। उनको हमने बेनकाब किया है और एक एक चेहरा अब जब सामने आ रहा है तो एक एक राज से पर्दा उठ रहा है कि कैसे ये भारत में रहकर भारत के भेदी बनकर लगातार पाकिस्तान जानकारियां पहुंचा रहे थे। और ज्योति को लेकर जो नए खुलासे हुए बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ज्योति ने अब कबूल कर लिया है कि वो पाकिस्तान के लिए सारी चीजें क्या करती थी। हुआ क्या है, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं। तस्वीर से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि एफआईआर की कॉपी अब सामने आ गई। बड़ी बातें जो ज्योति से पूछताछ के बाद सामने आने वाली थी, उनको लेकर खुलासा हो गया। बड़ा कबूलनामा ज्योति का सामने आई। एफआईआर कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि आप समझ में इसमें एक एक चीज लिखी हुई है। कैसे ये संपर्क में आई, कैसे इसने जानकारियां देना शुरू की, ब्लॉगिंग की आड़ में कौन सा खेल चल रहा था, ये सब कुछ अब सामने आ गया है। कई बड़े खुलासे हुए, जानकारी फटाफट आपको दे रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए। पाकिस्तान के इशारे पर यह काम कर रही थी ज्योति। दिल्ली पाकिस्तानी हाई कमीशन में दानिश से कई बार मिली है और दानिश ने ही ज्योति को अली हसन से मिलवाया था। अली हसन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी में आईएसआई अफसर हैं, तो सोचिए लिंक कैसे स्टैब्लिश हुआ है। अली हसन ने ज्योति के वीआईपी ट्रीटमेंट की व्यवस्था की, क्योंकि इसी वीआईपी ट्रीटमेंट की चाह दिखाकर, इसी शान और शौकत के जाल में उलझाकर ज्योति से सारी जानकारियां ली जा रही।
पाकिस्तान में रुकने और घूमने का इंतजाम भी वीआईपी इंतजाम ज्योति के लिए किया गया। अली ने ज्योति की मुलाकात और आईएसआई एजेंट से भी करवाई और कॉन्टैक्ट्स बनवाए। ज्योति को शाकिर और राणा शहबाज से मिलवाया गया। ज्योति ने शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया था। हमने आपको प्रहार में पहले भी बताया था कि कैसे व्हाट्सएप के जरिए जानकारियां ये दिया करती थी जट रंधावा को। व्हाट्सएप, स्नैपचैट और टेलीग्राम से इनके संपर्क में ज्योति लगातार थी और ऐप से ज्योति ने देश विरोधी सूचनाएं पाकिस्तान भेजी हैं। ये एक बड़ा कबूलनामा सामने आया है जो अपने आप में बता रहा है कि कैसे ज्योति एक एक बात बता रही थी, लेकिन क्योंकि अब पहचान हो गई है तो ऐसे और चेहरों को भी बेनकाब किया जाएगा। जरा ये तस्वीर देख लीजिए, यही वो शख्स है दानिश जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन में था, एम्बेसी में था और इसे ही यहाँ से जाने को कहा गया था भारत से, क्योंकि ये कह दिया गया था कि ये इंसान, ये जो शख्स है, ये यहाँ रहकर देश विरोधी, भारत विरोधी गतिविधि कर रहा है। ऐसे में से 48 घंटे दिए गए थे देश छोड़ने के लिए, लेकिन कैसे सामने आया कि ज्योति ये सब कुछ कर रही, कैसे फंसी ज्योति? दरअसल झूठ बोल बोल कर उसकी सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ गई। ज्योति ने पूछताछ में एजेंसी को खूब गुमराह करने की कोशिश की। पाकिस्तानी उच्चायोग को दानिश से नजदीकी संबंध उसने छिपाया। पाकिस्तान में आईएसआई ऑफिसर से मिलने की बात उसने छिपाई और शाकिर का नंबर जट रंधावा के नाम से सेव किया जिससे पहचान ना हो पाए। ये सब कुछ गुमराह करने की कोशिश की। पाकिस्तानियों से हमेशा इनक्रिप्टेड ऐप से बात की, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, जिससे ये ट्रैक ना हो पाए। चैट डिलीट करने के बाद भी उसने मना कर दिया। आईएसआई अफसर अली हसन के संपर्क से उसने सीधा इनकार किया, जबकि उसी के जरिए गई थी। अभी हमने आपको बताया बॉर्डर पर आर्मी की तैनाती का वीडियो भी इसने बनाया। आखिर किस लिए ये सब कर रही? पाकिस्तान के साथ चीन और बांग्लादेश की भी ज्योति ने यात्रा की थी, जो बताता है कि एक एक तैयारी यही थी कि कैसे भारत को धोखा देना। चैट में कैसे बात होती थी और बातें क्या क्या होती थी, आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। जरा चैट की तस्वीर दिखाइए, ये देखिए। ये जो बातचीत है, पाकिस्तान में शादी करवा देंगे, इस तरह की बात ये कह रही थी। क्या इसकी मंशा यही थी कि ये पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहती थी, या शानो शौकत जिसका इसे लग्जरियस लाइफ का जो इसका शौक था वो पूरा करने के लिए ये बात कह रही थी? बहुत सारे सवाल इसके आसपास घूमते हैं। और चैट में क्या बात हुई है, चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं। अली हसन जो आईएसआई अफसर था, उसने लिखा कि जो यार मेरे दिल से दुआ निकलती है, ये लिखा कि हमेशा आप खुश रहो, आप हमेशा हंसते खेलते रहो, जीवन में कभी कोई गम नहीं आए, इस तरह की बात। ये तो किसी दोस्त जैसी बात हो रही है। इस पर ज्योति रिप्लाई क्या करती है कि मेरी शादी पाकिस्तान में करवा दो। तो ये पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहती थी और उसी तरह के माइंडसेट की हो गई थी, क्योंकि इसे लग्जूरियस लाइफ पसंद थी और आईएसआई के जो ये अधिकारी जिनसे ये मिल रही थी, ये उसे लग्जूरियस लाइफ दे रहे थे। और लग्जूरियस लाइफ कैसी थी, जरा तस्वीर देखिए, ये देखिए। इंडोनेशिया बाली में ये जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, ये बताया जा रहा है कि अधिकारी ही है, पाकिस्तानी अधिकारी ही है जिसके साथ ये गई है। और ऐसी अनगिनत तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको ज्योति की पूरी फीड पर मिल जाएगी। अगली तस्वीर ये देखिए, बैंकॉक, थाईलैंड। आखिर आप सोचिए कि एक यूट्यूबर, एक ब्लॉगर के पास इतने पैसे आए कहां से कि वो धड़ाधड़ घूम रही है, अलग अलग विदेशों के टूर कर रही है, करेंसी चेंज कराती है, पैसे बनाती है, घूमने जाती है। ये सब कुछ क्या इतना आसान था? इसका मजा भी आप उठा। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा आपको बताते हैं। क्योंकि ये जो पैसे हैं ये यूं ही नहीं आए, इसके लिए बाकायदा व्यवस्था की गई, विदेशों से फंडिंग आई। जरा डिटेल आपको देते हैं। ज्योति मल्होत्रा को विदेशों से फंडिंग का खुलासा अब हो गया है। एजेंसियों को 4 बैंक खातों की जानकारी मिली है। 4 बैंक खाते, एक दो नहीं। एक बैंक अकाउंट में दुबई से ट्रांजैक्शन हुआ, हो सकता है दुबई वाया दुबई पैसे आते हो पाकिस्तान से। अब सभी बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां देख रही हैं, डेटा मांग रही हैं, ज्योति को और कहां से पैसे आए हैं इसकी जांच चल रही है, क्योंकि दुबई वाला तो ट्रेस हो चुका है। विदेशी फंडिंग को लेकर अब इस स्थिति में और बड़े खुलासे संभव हैं। तो आप समझिए कि ये तस्वीरें आई हैं, और जब हम कह रहे हैं कि ज्योति इंफॉर्मेशन दे रही थी, तो वो तस्वीरों के जरिए साबित हो रहा है। आपको अगली तस्वीर दिखाते हैं, देखिए बाड़मेर की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां ज्योति घूम रही है और गांव की तस्वीर दिखा रही है। सरहदी गांव है, ये सरहदी गांव है जिसकी वो तस्वीर दिखा रही है। ऐसी आखिर ऐसी क्या जरूरत थी कि ये सरहदी गांव की तस्वीर दिखा रही है, जरा देखिए। 2 घंटे हमने स्पेंड किए, इतना मजा। और दूसरी तरफ इधर है इनका घर, मतलब बहुत ही शांत है यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे जब भी आप आओगे ना तो एक मंद सी मीठी सी सुगंध। देखिए आप फेंसिंग दिखा रही है, जो आखिरी गांव है वो दिखा रही है। आखिर ये सब दिखाने की क्या जरूरत थी ज्योति को?
ज्योति क्या किसी खास मंशा के तहत दिखा रही थी? बिल्कुल, क्योंकि उसे ये जानकारियां भेजनी थी सरहद पार। जरा आपको बताते हैं, ज्योति मल्होत्रा ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर की रेकी की है और बाड़मेर के थार रेगिस्तान का बाकायदा वीडियो बनाया। वीडियो हमने आपको दिखाया भी, और वीडियो के बहाने ही इलाके की प्रॉपर रेकी करके पूरी तस्वीर भेज दी। वीडियो में बॉर्डर पर लगे तार को उसने विस्तार से दिखाया, एक्सप्लेन किया है कि वो कहाँ चल रही है। बॉर्डर पर फोर्स की डिप्लॉयमेंट का भी पता लगाया, क्योंकि एक अंदाजा हो ही जाता है तस्वीर देखकर। आईएसआई को कोड वर्ड में स्नैपचैट पर ये जानकारियां साझा की है ज्योति ने। आईएसआई को गांव वालों के रहन सहन की पूरी जानकारी दे दी ज्योति ने, सब कुछ बता दिया। गांव वालों में अपनी पकड़ बनाने की भी उसने कोशिश की, ऐसा बातचीत से लगा। तो ये पूरी जानकारी जो सामने आई है, एक एक तस्वीर जब साफ हो रही तो समझ में आ रहा है कि कैसे कड़ियां जुड़ रही है, कैसे बाड़मेर की भी रेकी की थी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। आपको बताया पूछताछ करेगी अलग अलग एजेंसियां, एमपी पुलिस भी पूछताछ करेगी। अब ये जानकारी मिल रही है, हिसार रवाना हुई है उज्जैन पुलिस की एसआईटी, ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ होगी। उज्जैन पुलिस की एसआईटी में 5 पुलिसकर्मी हैं और उज्जैन यात्रा में कई लोगों से ज्योति की उस वक्त मुलाकात हुई थी। ऐसे में अब एसआईटी पहुंच रही है, उज्जैन से एसआईटी पहुंच रही है पूछताछ करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्योति से जुड़े जो तमाम किरदार हैं उन तक क्या क्या परेशानी, उसने क्या क्या पहुंचाई है, ये अपने आप में प्रश्न है। तो ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि उज्जैन में इतना बड़ा मंदिर, महाकाल का मंदिर है, और वहां भी ज्योति गई है। तो क्या उस एंगल से जांच को आगे बढ़ाया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसकी तह तक जाने की कोशिश है। चलिए जरा आपको बताते हैं, अलग अलग जासूस, ये जो जासूस पकड़े गए हैं, 12 जासूस पकड़े गए हैं, और ये बता रहा है कि कैसे बड़े पैमाने पर इन्होंने नेटवर्क अपना फैलाया हुआ था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, देखते जाइए तस्वीर और गिनती बढ़ती जाएगी। 1 2 नहीं, 12 जासूस पकड़े गए। और ये 12 जासूस पकड़े जाने के बाद बड़ा खुलासा यही हुआ है कि ये जासूस एक दूसरे से लिंक थे। ये आप तस्वीर देखिए, ये जो तस्वीर है ये पूरी कहानी कहने वाली तस्वीर है, क्योंकि 12 जासूस जो पकड़े गए इनमें से कोई ना कोई शख्स एक दूसरे से लिंक था। दानिश सब में की होल्डर के रूप में सामने आ रहा है और पाकिस्तानी एम्बेसी का नाम आ रहा है। ये जो चेहरे सामने आए, अब इनसे प्रश्न यही है कि क्या क्या जानकारियां अब तक इनसे निकाली जा चुकी हैं। जरा आपको बताते हैं, डिटेल आपको देते हैं कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं। देखिए, ज्योति मल्होत्रा जो यूट्यूबर पकड़ी गई हैं, पाकिस्तान के लिए ये फेक नैरेटिव में इस्तेमाल कर रही थी। ट्रैवल शूट के नाम पर सेना की रेकी की जा रही थी। अगला चेहरा शहजाद जो कारोबारी है, अलग अलग वर्ग के हैं ये। देखिए, पहले यूट्यूबर अब कारोबारी। पाकिस्तान से इसने तस्करी करवाई और स्लीपर सेल को पैसे पहुंचाए, इसकी जिम्मेदारी है। अगला चेहरा पूर्व सैन्यकर्मी का बेटा, आप देखिए, गोपनीय सैन्य जानकारियां जुटाने में इसका भरपूर इस्तेमाल किया गया और स्लीपर सेल को इसके जरिए भी पैसे पहुंचाए। अगला चेहरा है देवेंद्र सिंह का, ये भी पूर्व सैन्यकर्मी के बेटे हैं और गोपनीय सैन्य जानकारियां जुटाने में इनका इस्तेमाल किया गया। स्लीपर सेल को इन्होंने पैसे पहुंचाए, ये जानकारियां मिली। यामीन मोहम्मद, एक आम नागरिक, इसे भी सैन्य जानकारियां जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उस पूरे इलाके की इंफॉर्मेशन जुटाई जा रही थी और वीज़ा के लिए ये जो शख्स है ये दानिश के संपर्क में था। अगला चेहरा गजाला है, जो एक विधवा महिला है और इससे भी पूरे इलाके की सैन्य जानकारियां जुटाई जा रही थी। एक तरह से रेकी कराई जा रही थी, फोटोज, वीडियोस, जानकारियां मंगाई जा रही थी और वीज़ा के लिए ये भी एक जो शख्स आपको कॉमन दिख रहा है दानिश, उसके संपर्क में थी, जो पाकिस्तानी एम्बेसी में था। अरमान का नाम, अरमान बेरोजगार था, ऐसे में पैसे का लालच देकर इससे सैन्य जानकारियां मांगी जा रही थी। व्हाट्सएप के जरिए ये इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी। अगला चेहरा मुर्तजा अली का है, जो कि मोबाइल मैकेनिक था। आप समझिए, अलग अलग वर्ग के, मतलब आप सोचेंगे कि बहुत हाई क्लास हैं, ब्लॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, वहां तक सीमित नहीं, जड़ों तक घुस गए हैं। ये हमारी जड़ों तक घुस के जानकारियां जुटा रहे हैं। पुलिस को इससे 4 मोबाइल मिले, उन 4 मोबाइल से जानकारियां भेज रहा था। वहीं नौमान, एक सिक्योरिटी गार्ड जो पाकिस्तान को संवेदनशील जानकारियां भेजता था, इसके लिए बाकायदा उसे पैसे की पेमेंट मिलती थी। तारीफ, स्थानीय नागरिक था और वीज़ा के नाम पर इसे स्थानीय सिम मांगा गया कि आप वीज़ा हम आपको दे देंगे, आप सिम दीजिए। ये एक्सचेंज चल रहा था और सिरसा एयरपोर्ट की तस्वीरें भी इसने शेयर की थी, इससे मांगी गई थी। आप सोचिए, मामूली जानकारी के बदले किस तरह से ये लेन देन चल रहा था। करणवीर सिंह जो एक नशा तस्कर था, इसका भी नाम सामने आ रहा है। गुरदासपुर में सेना से जुड़ी जानकारी इससे मांगी गई, इलाके की रेकी की तस्वीरें की बात कही गई। वहीं सुखबीर सिंह भी नशा तस्कर है, इससे भी ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी मांगी गई। तो ये वो नाम है।
आईएसआई ने 1 लाख रुपए भेजा भी था सुखबीर सिंह को, जो नशा तस्कर है। तो आप सोचिए, पैसों के लेन देन के साथ ये लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि एक एक जानकारी मिले, आसपास के इलाकों की रेकी हो, और इसके लिए इन्होंने 12 लोगों को चुना, और वो 12 हम आप में से कोई भी हो सकता है। ऐसे में पैनी नजर एजेंसियों ने रखी है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। आपको बताएं कि ज्योति मल्होत्रा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। आईएसआई एजेंट शाकिर को ज्योति ने जानकारी दी थी, शाहबाज को भी ज्योति ने खुफिया जानकारी दी थी। तो सोचिए, अब ये सारे एक दूसरे से लिंक होते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। आईएसआई जासूस शाकिर को ज्योति ने जानकारी दी थी, और आईएसआई एजेंट शहबाज को भी ज्योति ने ही खुफिया जानकारी दी। यानी शहजाद और शहबाज से जो कॉमन लिंक अब स्टैब्लिश हुआ है, वो ज्योति के नाम पर स्टैब्लिश हुआ है। और इस लिहाज से भी इस पूरे मामले में जांच आगे बढ़ रही है। क्योंकि अब हम शहजाद का जिक्र कर रहे हैं, तो जरा आपको शहजाद की तस्वीर दिखाते हैं, जो मुरादाबाद से पकड़ा गया था और रामपुर का रहने वाला था। इस शख्स की तस्वीर देखिए। यूपी एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया, और ये कारोबारी बताया जाता है, लेकिन ये कारोबार इस तरह का कर रहा था कि पैसों के लेन देन के साथ ये कोशिश ये कर रहा था कि जानकारियां वहां भेजे, पाकिस्तान भेजे, आईएसआई को भेजे। जब शहजाद पर नकेल कसी गई तो नए खुलासे हुए, नई जानकारियां मिली हैं। चलिए जल्दी से डिटेल आपको दे देते हैं। जासूस शहजाद से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी में आतंकी हमले की बड़ी साजिश रच रहे थे। बातचीत के लिए कोड वर्ड में ये बातचीत करते थे, कोड भाषा का इस्तेमाल करते थे। शहजाद के फोन से कई अहम सुराग मिले हैं। भारत के जासूसों को ये पैसे बांटती थी आईएसआई, और जासूसों की छुट्टियों को भी यहाँ पर पूरी तरह से स्पॉन्सर किया जाता था, यानी ट्रिप्स पर भेजा जाता था। शहजाद से जुड़े कई लोगों पर अब शिकंजा कसेगा। तैयारी इसकी है क्योंकि पूछताछ चल रही है। तो ये बड़ी जानकारियां जो मिल रही है बता रही है कि कैसे पैसों के जरिए ये जानकारी जुटाने का खेल चला करता था, बाकायदा छुट्टियां स्पॉन्सर की जाती थी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें। दूसरी खबर में बताया जा रहा है, ज्योति ने टेलीग्राम आईडी बनाई थी और इसी आईडी का इस्तेमाल हो रहा था। ज्योति ने बॉर्डर पर तैनाती की जानकारियां इसी आईडी से शेयर की थी। ये जानकारी मिल रही है। अटारी राजस्थान बॉर्डर पर तैनाती की बात कर ले, ये जानकारियां उसने दूसरे टेलीग्राम नंबर से ही शेयर की थी। दानिश अली हसन शाकिर राणा शहबाज को ये जानकारियां ज्योति ने दी थी, और इसका जरिया बना था स्नैपचैट, टेलीग्राम, सिग्नल, और इन ऐप्स के जरिए वो जानकारी शेयर कर रही थी। और इसके लिए बाकायदा वो दूसरे नंबर का इस्तेमाल कर रही थी, जिससे कि जानकारियां भी चली जाएं और उसकी पहचान भी रिवील ना हो। यानी बचने की भी पूरी तैयारी ज्योति यहाँ करके बैठी थी। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि अलग अलग प्रोफेशन से आने वाले लोगों से पूछताछ का पूरा दौर चला है, लेकिन ये 12 जासूस है। मैं आपको पूरी लिस्ट बता दूं, इनसे 12 सवाल क्या किए जा रहे हैं, जान लीजिए। सवाल नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान कब कब गए और वहां किन किन लोगों से मुलाकात की। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के संपर्क में कौन कौन है। सवाल नंबर 3, दानिश से गजाला और यामीन का कनेक्शन क्या है। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान में कितने लोगों को ये जानते हैं। ये बहुत अहम हो जाता है क्योंकि लिंक्स इसी से स्टैब्लिश होंगे। सवाल नंबर 5, ज्योति पाकिस्तानी उच्चायोग में पार्टी जो हुई उसमें कैसे शामिल हुई, किसने इनवाइट किया। सवाल नंबर 6, पाकिस्तानी अधिकारी दानिश से आखिर क्या कनेक्शन है ज्योति का। सवाल नंबर 7, पाकिस्तान में ज्योति के ठहरने घूमने के खर्चे का इंतजाम कौन करता था, कौन इतने पैसे देता था, इतना तो नहीं कमाती थी। सवाल नंबर 8, ज्योति की विदेश यात्राओं में खर्च की फंडिंग कहां से होती थी, क्योंकि हमने आपको तस्वीर तो दिखाई, अलग अलग जगहों पर जाती थी। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान में ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट आखिर क्यों मिल रहा था। अगर एक ब्लॉगर थी, ब्लॉगिंग करती, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करती, वापस आती, ये वीआईपी ट्रीटमेंट कैसे मिल रहा था। बिना किसी ऊंचे हुक्मरान के शह के बिना तो नहीं मिल सकता। सवाल नंबर 10, ज्योति को पाकिस्तान पुलिस की सुरक्षा क्यों मिलती थी, ऐसा क्या था, क्या जान को खतरा था ज्योति की जो इतनी सुरक्षा मिल रही थी। सवाल नंबर 11, उड़ीसा की प्रियंका के साथ ज्योति का क्या संबंध है। और सवाल नंबर 12, पाकिस्तानी हाई कमीशन क्यों गए ज्योति और गजाला, ये दोनों वहां क्या कर रहे हैं। ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से ये खुलासे गद्दारों की पूरी फहरिस्त पर हो रहे हैं, लेकिन गद्दारों की ये पूरी फहरिस्त हमें चौंका भी रही है, क्योंकि आप देखिए इसमें हर वर्ग के लोग, हर प्रोफेशन के लोग हैं, आम नागरिक से लेकर सैन्यकर्मी का बेटा तक इसमें शामिल है।
तो क्या हमारी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहा है आईएसआई? रिपोर्ट के जरिए आपको समझा रहे हैं। आईएसआई की जाल में फंसकर देश से गद्दारी करने वाली ज्योति को लेकर हर रोज ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। ज्योति बेहद शातिरी से पाकिस्तान में बैठे अपने आका तक भारत के अंदर की जानकारियां भेज रही थी। खुद ज्योति ने भी अपने कबूलनामे में जांच एजेंसियों के सामने ये कबूल किया है कि वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही थी, फिर चाहे ट्रैवल ब्लॉगिंग के नाम पर पहलगाम में किया गया उसका वीडियो शूट हो, बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर बनाया उसका वीडियो हो, या फिर पाकिस्तान के इशारे पर किया गया उसका कोई और देश विरोधी कारनामा, सब कुछ पाकिस्तान के इशारे पर ही हो रहा था। इसलिए ज्योति की हर हरकत अब जांच एजेंसियों के रडार पर है। सूत्रों की माने तो ज्योति को लेकर आईएसआई का लंबा प्लान था। आईएसआई ज्योति के जरिए भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान भी करना चाहती थी और उसके सहारे आईएसआई भारत में जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार करना चाहती थी जो एक इशारे पर भारत के अंदर की कोई भी जानकारी या लोकेशन आईएसआई के साथ शेयर कर सके। लेकिन जांच एजेंसियों की परेशानी सिर्फ ज्योति नहीं है, सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है ज्योति के अलावा गिरफ्तार किए गए वो 12 भेदिए जिसमें समाज के हर तबके के लोग शामिल हैं। आईएसआई ने देश से गद्दारी के लिए जो टीम तैयार की थी उसमें कारोबारी से लेकर यूट्यूबर, छात्र, गार्ड और दिहाड़ी मजदूर तक शामिल हैं, जो ये इशारा कर रहे हैं कि गद्दारों की टीम देश की जड़ में अंदर तक घुस चुकी है और वो लगातार भारत को खोखला करने की साजिश रच रहे हैं। गिरफ्तार जासूस नेटवर्क से बड़ा खुलासा, देश में अंदर तक फैला आईएसआई का जाल, यूट्यूबर से लेकर छात्र भी आईएसआई के सॉफ्ट टारगेट, समाज के हर तबके पर आईएसआई की नापाक नजर। सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है कि इन 12 आम चेहरों की गिरफ्तारी के बाद ये सवाल बहुत अहम हो गया है कि देश को असली खतरा सीमा पार से है या फिर घर के अंदर छिपे भेदियों से जो देश भर में फैले हैं और लगातार दुश्मन तक संवेदनशील जानकारियां पहुंचा रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये संदिग्ध किसी एक खास तबके या बैकग्राउंड से नहीं आए, बल्कि ये समाज के हर तबके में शामिल चेहरे हैं जिन्हें आईएसआई ने चंद पैसों का लालच देकर मोबाइल ऐप के जरिए अपना हैंडलर बना लिया है। फिर चाहे यूपी से पकड़ा गया व्यवसायी शहजाद हो, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा हो, छात्र देवेंद्र सिंह ढिल्लो हो, मुर्तजा अली गजाला या यामिन हो, बहरहाल दुश्मन ने अपनी चाल ढाल और रणनीति तीनों बदल। लेकिन राहत की बात तो यह है कि नया भारत भी भीड़ में शामिल इन भेदियों की पहचान करने में सक्षम है। उम्मीद है कि इनका हश्र देखकर लोगों को अकल आएगी और वो दुश्मन के हाथों का खिलौना बनने से बच जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें जहां आपको बताया छत्तीसगढ़ में 27 को लेकर पीएम मोदी ने पोस्ट किया है और इस पोस्ट के जरिए उन्होंने इसे बड़ी कामयाबी बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है, माओवाद के खतरे को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने ये बात दोहराई, लोगों का शांतिपूर्ण जीवन हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही। आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से बड़ी सफलता मिली है, 27 नक्सली ढेर किए गए अबूझमाड़ में और इनमें एक 1.5 करोड़ का इनामी नक्सली बसवराजू भी है जो अपने आप में पोलित ब्यूरो का हेड बताया जाता था, कमांडर बताया जाता था और बहुत सालों से नक्सलियों का एक पूरा विंग चला रहा था, अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रदेशों तक फैला था। तो ऐसे में बड़ी सफलता मिली। इसी को लेकर यहाँ प्रधानमंत्री ने बात दोहराई है कि लोगों का शांतिपूर्ण जीवन हमारी प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री का इसको लेकर पोस्ट आया है। तो ये तस्वीर आपने देखी जहां पता चल रहा है कि किस तरह से घटना हुई है। लेकिन आपको बताएं कि पाकिस्तान में लगातार एक दौर जारी और पहले भारत ने हवाई फायर करके पाकिस्तान में आतंकियों की कब्र खोदी और अब पाकिस्तान में आतंक के अज्ञात किलर्स आतंकियों के लिए यमदूत बन गए हैं। पाकिस्तान में 48 घंटे में 2 बड़े और खुखार आतंकियों पर हमले हुए हैं, जिनमें एक की सड़क पर तड़प कर मौत हुई है और एक अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हो। चलिए इसी से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। तस्वीर आपने देख ली आमिर हमजा की। आमिर हमजा वो शख्स
जो अलग अलग मामलों में वांछित था और अलग अलग मामलों में कितना बड़ा ये आतंकी था, जिसको अभी हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया कि घायल स्थिति में पड़ा है, अंतिम सांसें गिन रहा है। जरा डिटेल आपको दे देते हैं। लश्कर का आपको बताएं, ये सह संस्थापक रह चुका है, तो आप समझिए कि आतंक के कैडर में ये कहां था और ये वैश्विक आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित है। यूएस ने 2012 में इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था और लश्कर और जमात के लिए इसका काम था कि ये फंड जुटाया करता था। भारत में 8 बड़े आतंकी हमलों में ये शामिल रहा है और 1998 से भारत के खिलाफ ये साजिश रचता रहा है। हमजा को आईएसआई के प्रोटेक्शन में अब तक रखा गया था और अब ये बहुत बड़ी बात है कि एक तरह से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि इसकी टेरर कुंडली कितनी लंबी, कितनी अलग अलग घटनाओं में ये शामिल रहा है और अपने आप में ये बड़ी बात है कि फिलहाल ये अंतिम सांसें गिन रहा है। जानकारी जल्दी से आपको देते हैं। 1998 में वंधावा नरसंहार में इसका नाम सामने आया था। चित्ती सिंहपोरा नरसंहार में भी ये शामिल रहा है। संसद पर जो आतंकी हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड इसे बताया जाता है। कालू चक नरसंहार में भी इसका नाम आ चुका है। कासिम नगर नरसंहार में भी ये शामिल रहा है। अलग अलग मामलों में सोचिए इसका नाम आ चुका है। 2005 में आईआईसी पर आतंकी हमले में शामिल था। मुंबई आतंकी हमले में भी इसका नाम है और डोडा नरसंहार हमले में भी ये बताया जाता है कि मास्टरमाइंड के तौर पर एक्टिव था। तो अलग अलग मामलों में ये शामिल रहा है। लेकिन अब जब इसका एनकाउंटर होने की नौबत आ गई, जब ये आखिरी सांसें गिन रहा है, तो आप समझिए कि हालात ऐसे बन गए हैं कि पूरे पाकिस्तान में अब डर है कि कहीं वो अननोन गनमैन निशाना ना बना ले। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जरा डिटेल आपको जल्दी से देते हैं। दरअसल एनकाउंटर जिस तरह से हुआ उसके बाद मंगलवार को हमजा पर अटैक होता है। अचानक अटैक हुआ, किसी को कोई जानकारी नहीं, और हमले के बाद लश्कर का जो टेलीग्राम है वो पूरी तरह से ग्रुप एक्टिव हो जाता है। ग्रुप में डर और दहशत का माहौल बढ़ता जाता है और सभी ग्रुप्स पर अटैक की चर्चा होने लगती है कि अचानक हमजा पर अटैक कर दिया गया है। आतंकियों के लिए ये मुश्किल वक्त बताया जाता है ग्रुप में कि बहुत कठिन वक्त है, इसमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। पता नहीं कौन है जो आकर मार जा रहा है। आतंकियों को साथ रहने को कहा गया, सतर्क रहने को कहा गया। हमजा के हमले पर झूठी कहानी भी परोसी गई कि ऐसा कोई डर नहीं है। जब देखा गया कि डर का माहौल बन रहा है आतंकियों में, तो झूठी कहानी परोस दी गई। कहा गया हमजा पर जो हमला हुआ है दरअसल वो दुर्घटना है, वो एक एक्सीडेंट है। जबकि ये सभी को पता है कि समय समय पर बार बार वहां पाकिस्तान में कोई अननोन गनमैन है, ये कहें कि अज्ञात हमलावर है जो लगातार इन आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगा रहा है। आपको बताते हैं कि हमजा इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है जब इस तरह से उस पर अटैक हुआ। ये कौन सा एंगल है समझिए। हाफिज का राइट हैंड बताया जाता है आमिर हमजा, और हमजा के साथ ही मिलकर आतंकी संगठन बनाया था हाफिज सईद ने। हाफिज और हमजा दोनों ग्लोबल टेररिस्ट हैं और दोनों ने 1998 से भारत के खिलाफ साजिश रचना शुरू किया जो अभी तक चल रही है। लेकिन आप समझिए, दो तस्वीरें आपको जरा दिखाते हैं कि पाकिस्तान में कैसे डर और दहशत है। आतंकी सैफुल्लाह कैसे मारा गया है ये आप देख रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देखिए हमजा जो अभी निशाने पर है। तो सैफुल्लाह को सिंध में गोली मारकर अननोन किलर ने एलिमिनेट कर दिया है, और सैफुल्लाह कैसे सड़क पर तड़प रहा था वो तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हमजा भी अस्पताल पहुंच गया है, अस्पताल पहुंच चुका है और जो डेथ बेड है उस पर अंतिम सांसें गिन रहा है। कम से कम तस्वीर तो यही बता रही है। और 48 घंटे में ये जो सूरत हाल हुआ है, ये पाकिस्तान में जितने आतंकी रहते हैं सबको डरा रहा है। आप समझिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद 2 बड़े आतंकियों पर निशाना हुआ है 2025 में। अब तक पूरा आंकड़ा अगर दे, पूरा साल अभी बीता भी नहीं है, और इसी तरह से 5 बड़े आतंकियों की हत्या कर दी गई है। 3 साल का अगर आपके सामने आंकड़ा रखें तो 22 बड़े आतंकियों की हत्या इसी तरह से हुई है। अज्ञात हमलावर ऐसे ही आते हैं और अचानक निशाना बनाकर चले जाते हैं। तो इस तरह के हालात लगातार वहां पाकिस्तान में बन रहे हैं, और यही वजह है कि आतंकी अब डर के साए में जीने को मजबूर हो गए। उन्हें लग रहा है कि कहीं वो अननोन गनमैन उन तक ना पहुंच जाए। उनकी क्राइम कुंडली जिस तरह से सामने आ रही है वो कई प्रश्न खड़े कर रही है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जरा आपको बताते हैं कि ऐसे अननोन किलर निशाना बना रहा है और डर और दहशत फैला रहा है। मई 2025 की ही तारीख, अब से 48 घंटे पहले की ही तारीख थी जब सैफुल्लाह खालिद को मौत के घाट उतारा गया
और आतंकी हाफिज सईद का ही ये करीबी है। अगली तस्वीर देखिए, अप्रैल 2025 की ये तस्वीर है जहां कारी एजाज आबिद को मौत के घाट उतारा गया। ये भी आतंकी मसूद अजहर का करीबी बताया जाता है। मार्च 2025 में फैजल नदीम उर्फ अबू कताल, इसको मौत के घाट उतारा गया। ये आतंकी हाफिज सईद का भतीजा है। लिंक देखिए आप, मार्च 2025 में ही मुफ्ती शाह मीर आईएसआई का ये अंडर कवर एजेंट था, इसे अननोन किलर ने निशाना बनाया। फरवरी 2025 में मौलाना काशिफ अली को निशाना बनाया गया, जो कि लश्कर तैयबा की राजनीतिक शाखा का चीफ था, सब कुछ संभालता था, उसे मौत के घाट उतार दिया गया। तो ये जो फहरिस्त है इस साल की, ये बता रही है कि कैसे एक एक नाम लिस्ट में है और एक एक नाम को देखकर बाकायदा हिसाब हो रहा है। अगला नंबर किसका है जरा आपको बताते हैं। हाफिज सईद टारगेट नंबर 1 है। वजह क्या है? ये मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है और लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ, लगातार एक्टिव है, लगातार जहरीले बोल बोलता है। इसके बाद सैयद सलाउद्दीन की बारी आ सकती है। हिजबुल मुजाहिदीन ये जो संभालता है, ये कश्मीर में आतंकी फैक्ट्री अभी भी खोलना चाहता है, इसका नंबर भी आ सकता है। मसूद अजहर तो हमारे रडार पर है ही। जैशे मोहम्मद से जुड़ा नाम, और अभी तो 14 परिवार के लोग इसके ऑपरेशन सिंदूर में खत्म हुए हैं। पुलवामा और संसद हमले का ये दोषी है, इसीलिए इसका भी हिसाब होगा ऐसा लग रहा है। इसके अलावा अब्दुल रहमान लखवी का भी नंबर आ सकता है। ये लाल किले पर हमले का आरोपी है और अलग अलग आतंकियों में, ये आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। अब्दुल रहमान मक्की की हम बात कर रहे हैं और आप समझिए कि ये वो लोग हैं जो टारगेट पर हैं और इनकी खबर कभी भी आ सकती है। ये 2 तस्वीरें आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप समझिए कि बिलावल भुट्टो ने यह माना था कि पाकिस्तान का हाथ लगातार इस तरह की गतिविधियों में रहता है। लगातार वो कोशिश यही करते हैं, पहले किया करते थे, अब कह रहे हैं कि नहीं करते। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि हमने आतंक फैलाया, पहले हमारे अमेरिका के लिए हम ये काम किया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें तो की गई, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर से हमने सरहद पार से हिसाब किया, अब सरहद के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई हिसाब कर रहा है। कौन हिसाब कर रहा है, इसका जवाब पाकिस्तान के हुक्मरानों के पास भी नहीं, लेकिन शायद हम और आप समझ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने सरहद पार से आतंकियों को चुन चुन कर मारा है। पाकिस्तान के अंदर ही अननोन गनमैन की सेना आतंकियों के लिए मौत का दूसरा नाम बन गई है। भारत और पाकिस्तान में भले ही सरहद पर अभी सीज फायर हो गया हो, पाकिस्तान के अंदर अननोन गनमैन के लिए कोई सीज फायर नहीं लागू है। हिसाब चुन चुन कर लिया जा रहा है। अननोन बाइकमैन की बुलेट पर हर आतंकी का नाम छपा है। वक्त, दिन, महीना देखकर वो फायर कर रहे हैं और एक एक आतंकी किरदार धराशायी होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक तरफ आप देख रहे हैं पाकिस्तान में आतंकी मारे जा रहे हैं, हिसाब होता जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर से हुआ और अब अंदर ही अंदर हो रहा है। लेकिन एक तस्वीर और जो पाकिस्तान को पस्त कर रही है, जो आपके लिए देखना जरूरी जरा ये देखिए। सुसाइड बॉम्बर, ये बलूचिस्तान में आतंकी अटैक हुआ है। ये बलूचिस्तान की तस्वीर है जहां पाकिस्तान बलूचिस्तान में भी फंसता दिखाई दे रहा है। सुसाइड कार बॉम्बर ने हमला किया और इसमें कई बच्चों की मौत हुई है। ये तस्वीर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में हालात दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। आतंक को बढ़ावा देना वाला पाकिस्तान कैसे फंस गया, ये तस्वीर दिखा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर इसलिए जरूरी क्योंकि गृह मंत्री, ये सिंध के गृह मंत्री का घर है, जहां आप देखिए कि कैसे बाकायदा अटैक हो गया है, तोड़फोड़ की गई है। हम लोग कहते नहीं यार, बड़े रहा संपत्ति कब्जा खाली करा है हाउस के बाहर इतने। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसे अटैक हुआ क्यों, तो आप जानकारी जान लीजिए। सिंध में पानी के लिए हाहाकार मच गया है। हथियार लेकर सड़क पर उतर आए लोग। गृह मंत्री के घर को विद्रोहियों ने फूंक दिया और विद्रोहियों ने जमकर तोड़फोड़ की है।
पानी की बूंद बूंद के लिए पूरा पाकिस्तान जल गया है। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं, तो स्थिति बद से बदतर होती दिखाई दे रही है। ये तस्वीर दिखाई दे रही है, एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति, सिविल वॉर जैसी स्थिति है। देखिए, ये देखिए लूट मच गई है, ट्रकों में आग लगा दी गई है और उसके बाद लूट मची है। फुल स्क्रीन करेगा ये तस्वीर इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले ट्रकों में आग लगा दी और फिर लूट मच गई। ये वो पाकिस्तान है जो सोचता है कि वो आगे बढ़े, और यहाँ पर पानी को लेकर मारामार मची हुई है और फिर सामानों की भी लूट हो रही है। मौका दे, गड्ढे को भाग लग गई है। तस्वीर आपने देखी, लेकिन हुआ क्या है पाकिस्तान में आप समझिए। इस वक्त सिंध में भारी बवाल हुआ, गृह मंत्री के घर को फूंक दिया गया, पुलिस से झड़प हो गई, वाहनों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, खुलेआम फायरिंग, AK-47 से फायरिंग हो रही है। हमने आपको तस्वीर दिखाई, ट्रकों में लूट की जा रही है और ये सब कुछ शुरू हुआ है पानी ना मिलने से। पानी की सप्लाई जैसे ही बंद हुई, भारत ने जैसे ही कदम उठाए, उसके बाद इस तरह के हालात बने। जरा तस्वीर आपको यहीं से दिखा रहे हैं, यहीं से तस्वीर दिखाएंगे जहां आपको बताएं कि AK-47 से धड़ाधड़ फायरिंग हुई है और इस कदर फायरिंग हुई है कि लोग हैरान रह गए। तस्वीर ये देखिए, तो AK-47 से फायरिंग खुलेआम हो रही है और ये पाकिस्तान के हालात हैं। आपने तस्वीर देख ली, अब जरा समझिए सिविल वॉर की दस्तक कैसे पाकिस्तान में हो रही है। सिंध के लिए शहबाज सरकार का प्लान अब तैयार हो गया है। सिंध को पंजाब से नहर से जोड़ा जा रहा है क्योंकि पानी तो है नहीं। सिंध के पानी को पंजाब ले जाने की कोशिश हो रही है। पानी पंजाब ले जाने के लिए 6 नहर प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही है और शहबाज के फैसले का विरोध अब सिंध में शुरू हो गया और इस तरह विरोध हो रहा है कि उग्र हो गया है विरोध। जल प्रवाह बदलने का अंदेशा है और ऐसे में सिंध प्रांत में पानी की कमी की पूरी संभावना है, जिसके बाद सिंध में आग लगती दिखाई दे रही है। इस तरह के हालात, तो अब आप समझिए कि पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बंटने की स्थिति पर आ खड़ा हुआ। हम यूं ही नहीं कह रहे बल्कि हालात ये बता रहे हैं, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, डिटेल जरा आपको देते हैं, समझिए। बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में प्रदर्शन चल रहे हैं। 137 दिनों में 284 हमले अब तक हो चुके हैं। 148 आतंकियों के मारे जाने का दावा भी किया गया। स्थानीय सरकार और सेना से नाराज हैं, वो खुश नहीं है, न कोई उनकी सुन रहा है। विरोध और अलगाववाद यहाँ तेज होता दिखाई दे रहा है। सेना के खिलाफ 50 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं, तो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि सेना सरकार चला रही है, सरकार सेना के हिसाब से चल रही है। लोग परेशान हैं। अगली तस्वीर देखिए, कुनार नदी पर अफगानिस्तान का जो बांध है, वहाँ अफगानी जनरल मुबीन पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया। अब इस निरीक्षण के बाद क्या फैसला लेने की तैयारी है अफगानिस्तान की तरफ से। आपको याद होगा अफगानिस्तान से हमारी बातचीत हुई अभी कुछ दिनों पहले हमारे जो टॉक्स थे वो बिल्कुल बंद थे, लेकिन अब डायलॉग शुरू हो चुका है अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान भारत के साथ इस दौरान खड़ा था। ऐसे में अब क्या फैसला ले लिया अफगानिस्तान ने, जो कहीं ना कहीं दिक्कत पाकिस्तान के लिए खड़ी करने वाला। आपको बताएं 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी है और हिंदू कुश पर्वतों से निकलती है। पाकिस्तान में काबुल नदी से मिलती है, जलालाबाद के पास होता है इसका संगम। कुनार नदी को लेकर कोई समझौता ही पाकिस्तान का अहम जल स्रोत है। ये कोई समझौता नहीं हो रहा। डैम बना तो पाकिस्तान में जल संकट है निश्चित, और काबुल नदी का 17% पानी घट जाएगा। तो अब अफगानिस्तान कह रहा है कि वो भी पानी नहीं देंगे और इसीलिए पाकिस्तान अब हैरान परेशान है, क्योंकि न भारत पानी दे रहा है और अफगानिस्तान भी हाथ खड़े कर रहा है और सिंध से पानी डाइवर्ट करने की बात को लेकर पूरा पाकिस्तान जलता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ आज के लिए प्रहार में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों का रुख करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद विमल में गुलिस्तां के ये खुद को विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना। विमल बोलो जुबां केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये